नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, टिहरी समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस हफ्ते सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम का अनुमान जारी किया है और अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट भी, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, अब क्या माने, मौसम विभाग ने किस तरह का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है और अब मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में? जी सर, बिल्कुल देखिए, मानसून सीजन के दस्तक देने के साथ ही जिस तरीके से लगातार बीते 10 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। और कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो काफी ज्यादा जो है जनहानि बारिश के कारण कुमाऊं मंडल में हुई है। तो वहीं गढ़वाल मंडल में भी काफी ज्यादा जो है बारिश हुई है। जो मैदानी जनपदों की बात करें तो जलभराव की तमाम समस्या जो है देखने को मिली। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पे भूस्खलन और बोल्डर गिरने की तमाम समस्या जो है वो देखने को मिली। ऐसे में एक बार फिर अब मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें कि आज जो है 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में जो है तेज बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से अधिक बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से बीते कई दिनों से बारिश हुई है, काफी त्रैमाम हालांकि बारिश ने मचाया है। पहाड़ी जनपदों की अगर बात की जाए तो बोल्डर गिरने की समस्याएं काफी ज्यादा हुई है। कई जगहों पर जो है रास्ते भी बाधित हुए हैं और अभी भी करीब 80 से अधिक ऐसे मार्ग हैं जो प्रदेश में बंद है बारिश बोल्डर गिरने से, भूस्खलन के चलते। तो ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे की भी अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और अभी भी जो है बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुल पाया है। तो ऐसे में जो यात्री भी आ रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में हजारों की तादाद में ऐसे यात्री हैं जो रास्ता बाधित होने की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। गाड़ियों में सोकर वो रात गुजार रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार टीमें लगाई गई है और जहां जहां पर भी बोल्डर गिरने से या भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, वहां से मलबा भी जो है वो हटाया जा रहा है। तो ऐसे में लेकिन बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया है और ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने की भी जो है वो सलाह दी गई है कि जो लोग भी उत्तराखंड आ रहे हैं, या चाहे वो घूमने के लिए आ रहे हों या चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हों, तो ऐसे में उन्हें भी सतर्क रहने के जो है हिदायत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई है। और लोगों को अगर ये भी कहा गया है कि जरूरी हो तो ही वो जो है यात्रा करने के लिए भी जाए या घूमने के लिए भी जाए। हालांकि जिस तरीके से लगातार बरसात देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है भारी बारिश की जो चेतावनी है वो भी देखने को मिल रही है और ऐसे में आने वाले समय में बारिश और भी अधिक है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अरुण, अभी किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? और क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बाधित हो जा रही हैं, तो प्रशासन के क्या कुछ बेहतर इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं? कि हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, इन जिलों में जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ कुमाऊं मंडल के भी ऐसे कई जिले हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी ये तमाम दावा किया जा रहा है कि उनकी पूरी तैयारी है। हालांकि लगातार जहां जहां पर भी बोल्डर गिर रहे हैं या भूस्खलन हो रहा है, वहां पर मशीनों के द्वारा लगातार मलबा हटाया जा रहा है और ऐसे में मार्ग बाधित ना हो उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन को लेकर भी जो है अब तक प्रबंधन विभाग की किस तरीके की तैयारी है इसको लेकर भी लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तमाम तैयारियों को परख रहे हैं। तो ऐसे में इस बार आपदा प्रबंधन विभाग की बात है या शासन प्रशासन की बात हो, तो सभी का दावा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो तैनात है और तमाम सुरक्षा बल, पुलिस बल जो है तमाम रास्तों पर तैनात किए गए हैं। नदी नालों खालों पर जो उफान पर है वहां पर ग्राम प्रहरी और वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि लोग नदी नालों के पास ना जाएं, कैसे में कोई हादसा बड़ा ना हो। तो इसके लिए तमाम तैयारियां जो है शासन प्रशासन की तरफ से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये तैयारियां धरातल पर कितनी सिद्ध साबित होती है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी अब अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही है, जिसको लेकर आगामी 14 और 15 तारीख को राजधानी देहरादून में बीजेपी के द्वारा प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जो जीत दी है, इसके लिए उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तय की जाएगी। कि जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाए। तो विधानसभा चुनाव में सीटों पर हुए उपचुनाव में एक सीट पर विवाद हो गया, जिसे लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। साथ ही 2 बूथों पर फिर से मतदान की मांग भी कर रहा है। विपक्ष की मांग कितना सही है, इसे लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर ये रिपोर्ट देखिए। इस तरीके से जो यहाँ की राजनीति का स्वरूप है वो अब बिगड़ जाएगा। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने केवल एक सीट जीतने के लिए ये सारा प्रपंच रचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का यह दर्द यूं ही नहीं है, इसके पीछे की वजह भी है, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से मांग रही है, जिस पर आरोपों की राजनीति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि मंगलौर के 2 बूथों पर फिर से मतदान हो और सत्ताधारी पार्टी के विधायक का कहना है मामले की जांच की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जिला प्रशासन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसको लेकर जांच चल रही है और कल हम निर्वाचन आयोग से भी मिले थे और हमने भी ये मांग की है कि वहाँ पर जिस तरह का अपराध घटित हुआ है, इसकी पूरी तरह जांच की जाए और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो संभवतः निर्वाचन ने इसमें स्टैंड लिया है और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशील है और हम भी नहीं चाहते कि इस पर कोई कृत्य हो जिसके कारण कि लोगों में भ्रांतियां फैले या लोगों को नुकसान हो। दरअसल 10 जुलाई को उत्तराखंड की भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के कुछ समय बाद ही मंगलौर सीट के बूथ संख्या 53 और 54 पर मारपीट की खबरें सामने आने लगी। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। शाम होते होते हरीश रावत खुद ही मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आज मंगलौर में लूट हुई है, कल ये लूट जो है बद्रीनाथ में भी हो गई, परसों ये लूट कहीं और भी होगी। तो इस तरीके से जो यहाँ की राजनीति का स्वरूप है वो अब बिगड़ जाएगा। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने केवल एक सीट जीतने के लिए ये सारा प्रपंच रचा और इतिहास में लिखा जाएगा कि इस दिन कौन लोग सत्ता में थे जिसने इस तरीके की शुरुआत उत्तराखंड में करवाई। आखिर ये राज्य आंदोलन बलिदानों से बना हुआ राज्य है। इस राज्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे खिलवाड़ किए हैं और ये सबसे खतरनाक खिलवाड़ है जो उन्होंने किया है। मुझे मैं बहुत इस बात से बहुत ही आहत हूँ, बहुत आहत। देखिए, उनका आरोप सरासर गलत है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
इस समय वह निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधीन सारा सिस्टम होता है और वहाँ पर किन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ, किन परिस्थितियों में ये जो कुछ विषय सामने आया है, ये हुआ है, इसको लेकर जांच चल रही है। और कल हम निर्वाचन आयोग से भी मिले थे और हमने भी ये मांग की है कि वहाँ पर जिस तरह का अपराध घटित हुआ है, इसकी पूरी तरह जांच की जाए और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो संभवतः निर्वाचन ने इसमें स्टैंड लिया है और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। मंगलौर सीट के बूथ संख्या 53 और 54 पर हंगामे के बीच यह भी कहा गया है कि बूथ पर गोली चली है, जिसे निर्वाचन आयोग ने गलत बताया। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस बूथ पर हंगामा हुआ, वोटरों को रोकने की कोशिश की गई, उन बूथों पर यानी बूथ संख्या 53 और 54 पर फिर से मतदान कराया जाए। इस तरीके से मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कल मतदान के समय सरकार के नेतृत्व में मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा वहाँ गुंडई की गई, पोलिंग बूथ पर कब्जा किया गया, असामाजिक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई, वहाँ जो है फायरिंग भी की गई। तो एक ऐसा वातावरण उत्तराखंड में बनाया गया जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे और निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय कृत्य जो है सरकार के संरक्षण में हुआ है और हम चुनाव आयोग को समझते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है उसे निरस्त करें, पुनः चुनाव वहाँ पर हो और ये भी जो है चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि साफ सुथरा चुनाव यहाँ पर हो। बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों पर मतदान खत्म होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर मंगलौर सीट से बूथ संख्या 53 और 54 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वोट देने के लिए लाइन में खड़े वोटरों के साथ पुलिस के एक अधिकारी धक्का मुक्की और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि पुलिस अधिकारी वोटरों से कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग करने आए हो, भागो, जिसके बाद पुलिस अधिकारी गाली देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। जिन एरियाज में कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ता था वहां पुलिस के लोग जा करके लाठियां बांध रहे थे, जमीन पर लाठियां बांध करके लोगों को आतंकित कर रहे थे ताकि घरों से लोग न निकले। वोट का प्रतिशत गिराया गया, लोगों को धमकाया गया, लोगों से कहा भाई अपनी सुरक्षा पर जाओ, बाहर मत निकलो, वोट डालने मत जाओ। एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को तो बहुत ही प्रताड़ित किया गया ताकि उनका वोट न पड़े। जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाए। जांच होगी और फिर कार्रवाई होगी, ये आगे की बात है, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसने अधिकारी बना दिया कि वह वोट देने पहुंचे लोगों को धक्का दे और फिर गाली गलौज कर बूथ से भगा दे, जैसा कि वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के मैं 2 दिन पहले इनसे कह चुका था कि 200 लोग हथियारबंद लोग यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने अड्डा जमा रखा है यह मंगलौर क्षेत्र के, लेकिन और इनकी बूथ कैप्चर करने की योजना है। सत्ता सुनियोजित तरीके से उनसे बूथ कैप्चर करवा रही थी, बल्कि एक भाजपा के नेता ने तो खुली धमकी दी और उसका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले जो डाल लेगा, 11 बजे के बाद जो होगा वो फिर हम करेंगे। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर वोटिंग हुई और उसमें भी विवाद हो गया, लिहाजा निर्वाचन आयोग और जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। जो वीडियो सामने आई है उसमें अगर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठता है तो यह कहीं से गलत भी नहीं है। हरीश रावत कहते हैं कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी एक सीट जीतने के लिए इस तरह से काम कर रही है। आरोपों की राजनीति के बीच आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में विपक्ष मांग कर रहा है कि मंगलौर की बूथ संख्या 53 और 54 पर फिर से मतदान हो। वन मंत्री सुबोध उनियाल और जिलाधिकारी ने नरेंद्रनगर के फफोट ब्लॉक मुख्यालय में बीडीसी की बैठक की। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जहां
जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किए लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाए। इस पर नाराजगी जताते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में तैयारी के साथ आएं। उन्होंने बताया कि बैठकों का मकसद ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय समस्याओं का निदान करना है। आज की बैठक में जो समस्याएं सामने आई हैं उन समस्याओं का अगली बैठक में निराकरण सामने आना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाता है और मेरा मानना है कि विशेष करके नगर की जो बीडीसी होती है उसमें जनपद स्तर के समस्त अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी इसमें उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों के और हमारे जनप्रतिनिधियों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाती है। जो समस्याएं प्रदेश स्तर की होती हैं उनको प्रदेश स्तर पर अगर सारित कर उनको भी निराकरण करने के लिए शासन को लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि सदन के जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार से नगर विकास खंड का सदन चलता है और जिन उद्देश्यों को लेकर के सदन में प्रतिनिधियों का प्रतिभाग होता है उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में हम सब लोग सक्षम होते हैं। दशकों से विकास खंड नगर में कृषि विभाग की शाखा संचालित हो रखी थी। यहाँ से उठा करके उसे भैंसेरों स्थापित किया गया। हमने सदन में इस मुद्दे को उठाया कि इसको यहीं रखा जाए और वहाँ दूसरा सेंटर इसकी शाखा खोल दी जाए और इस बात को हमने जोर शोर से सदन में उठाया कि इस कृषि विभाग को यहीं पे रहने दिया जाए। सदन प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ सदन है जो वास्तव में उनका सदन की तरह जिसकी कार्रवाई की जाती है और क्योंकि ये एक ऐसा सदन है जिसमें बुनियादी स्तर पर जो ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर जो हर गांव की हर समस्या की जो उनकी जानकारी होती है उसको उठाने का काम करते हैं और देने के अधिकारी उसके निराकरण के लगाते हैं। तो जिससे आज नरेंद्र ब्लॉक का यह हमेशा बात रहा है कि यहाँ पर जिलाधिकारी और सारे वरिष्ठ अधिकारी बीडीसी की बैठक में आया करते हैं। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों का बैठक में आना और स्वयं मेरा जनप्रतिनिधि के तौर पर आना तो राज्य स्तर की समस्याओं की जानकारी, जिला स्तर की समस्याओं की जानकारी और विकास खंड के जो कार्यालय है इन कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों के नीचे के स्तर की जानकारी होती है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अच्छे से समझते हो इससे इसका समस्या का समाधान भी इससे बहुत। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में एआरटीओ ने पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान समाज सेवी संस्था खालसा फाउंडेशन के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन अधिकारी ने बताया कि एआरटीओ कार्यालय की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। काफ़ी समय से विभाग किराए की बिल्डिंग में चल रहा था और कुछ दिनों के बाद परिवहन विभाग अपनी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो जाएगा। देखिए, एक तो हमारे को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए, जहां मौका मिले, जहां अवसर मिले, जिसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हमने ये प्लान किया कि इस बरसात में हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। और फिर हमारा चूँकि नया ऑफिस बन रहा है और कुछ ही समय में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होने जाएंगे, लोग भी आएंगे तो लोगों को छाया भी मिले, फल भी मिले और एक हरियाली भी मिले, उनको अच्छा माहौल मिले, सुंदरता मिले। उसके उद्देश्य से भी हम इस नए ऑफिस में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हमने कनेर के वृक्ष और नीम के पौधे, वट का पौधा और पारिजात के पौधे और इस प्रकार के विभिन्न फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण यहाँ पर हमारे और हमारे अन्य स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। खालसा फाउंडेशन इसमें हमें पूरा सहयोग कर रही है और खालसा फाउंडेशन के सहयोग से ही ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज। सीमांत उत्तरकाशी, जहाँ उचित इलाज की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ से अधिकांश लोगों को देहरादून रेफर किया जाता रहा है, पर यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझते हुए चमोली जिले से रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर एसके कुंडियाल ने यहाँ बतौर रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी है। दून मेडिकल कॉलेज, मैक्स अस्पताल समेत कई जगहों पर सेवाएं देने के बाद उत्तरकाशी के लोगों की पीड़ा को देखकर
उन्होंने यहां पर बहुत कम दामों में अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलकर लोगों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि उत्तरकाशी के कई अस्पतालों में मशीनें तो हैं, पर डॉक्टर न होने के कारण लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब भी आदमी रिटायर हो जाए तो उसको उसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए, जैसे कहते हैं माया जाल। फिर मैं रिटायर हुआ, फिर मैंने जो है 6-7 महीने मैक्स में काम किया, वहाँ 8 घंटे काम कर रहा हूँ। फिर मैं दून हॉस्पिटल में आया, वहाँ 6 घंटे काम कर रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर को ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, रिटायरमेंट के बाद खास तौर पर। और यहाँ पर जो है एक ही रेडियोलॉजिस्ट है सरकारी में, प्राइवेट में कोई नहीं है। तो पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है जब वो कभी छुट्टी जाते हैं या भीड़ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा अपना घर भी था, पहले मैं यहाँ 8 साल सर्विस दे चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना 1 हफ्ता यहाँ दूंगा और 1 हफ्ता रेस्ट करूँगा, 1 हफ्ता यहाँ दूंगा, 1 हफ्ता रेस्ट करूँगा। तो इसके आने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि भाई एक तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपकी ज़रूरत हो, सीधी सी बात यह है। और आपको बहुत ज़्यादा उसी चक्कर में नहीं फंसना कि जो है रोज़ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, वही माया जाल में फंस जाता है फिर आदमी। यहाँ पे आके आप तसल्ली से काम करो, तसल्ली से डायग्नोसिस बनाओ अपना, जहाँ जरूरत है, कहीं एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत आती है वो हम दे रहे हैं। फीटल के मैं सारे अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ जो अस्पताल में नहीं हो पाते हैं कि वहाँ समय का अभाव है। जैसे कि बच्चे की जो है आनुवंशिक बीमारी की जांच करना, जैसे लेवल 2 कहते हैं। एक NT-NB स्कैन होता है जिसमें कि हमें देखते हैं कि भाई बच्चे को आनुवंशिक बीमारी तो नहीं आएगी, इस बच्चे को हमें रखना है कि इसको अबॉर्ट करा देना है। तो डिसीजन हम जो है 11 से 13 हफ्ते में ले सकते हैं, जिससे कि बच्चे को जो है आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो उसमें माँ को कोई उसमें हानि नहीं होती है। लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अशोक सैनी हत्याकांड के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाइसेंस, पिस्टल, 4 कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि कई दिनों पहले लक्सर के भादरपुर खादर गांव में जमीनी विवाद के चलते अशोक सैनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 2 जुलाई को एक व्यक्ति अशोक सैनी की हत्या लक्सर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, जिसमें SSP हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना का अनावरण करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इंस्पेक्टर लक्सर राजीव रौथाण के नेतृत्व में टीम के द्वारा पूर्व में 2 अभियुक्तों गुरमीत और अमरीश की गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्तों कंवरपाल, राजीव और अजय को उक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मृतक से लूटी हुई पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।